हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता आपसे मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है तो पढ़ाई में बिल्कुल जुट जाइए। दोस्तों इसी बीच झारखंड बोर्ड यानी कि जेसीईआरटी ने आप लोगों का फरवरी मंथ का असेसमेंट जारी कर दिया है, जो आप लोगों को स्कूल में जमा करना है। और साथ में दोस्तों इसमें जितने सारे सवाल हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितने सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस है, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, कुछ वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आप लोगों का सारा चीज है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी कुछ, मतलब दोनों टर्म को मिला करके क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, उसका डिटेल में सभी का उत्तर भी देखेंगे, किसका क्या आंसर होगा सभी को एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो एग्जाम में आए तो आप लोग लिखने में पीछे ना रहे। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और हर एक अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जाके जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का ये फिजिक्स का दिया हुआ है यानी कि भौतिक शास्त्र का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। इसके बाद और एक सब्जेक्ट का है, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। और फरवरी मंथ का है, समय 2 घंटा और स्कूल में आप लोग को जमा देना है। ये 40 नंबर का है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है यहाँ पर। पहला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, मॉडल पेपर में भी ये वाला सवाल था आप लोग का। और दोस्तों पहला जो 10 सवाल है, 10 गो ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग का फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल रहेगा बोर्ड एग्जाम में जरूर इससे। तो पहला का उत्तर दोस्तों सी हो जाए, यानी कि अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, इसलिए दाढ़ी बनाते समय यानी कि हजामत करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और यहाँ पर इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? सभी को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है। जी हाँ, एफ इक्वल टू होता है R/2, या फिर आप इसको भी कह सकते हो कि R इक्वल टू होता है 2F। यानी कि हम लोग का ये वाला रिलेशन बन रहा है, कौन वाला किसमें दिख रहा है? ये वाला रिलेशन देख लीजिए आप, जो कि दिख रहा है F इक्वल टू R/2, यानी कि ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ये होता है दोस्तों निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट में बोल सकते हो कि प्रकाश का वेग कितना होता है लाइट में, कमेंट करके सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सारे किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण पूरा हीट वहां पर हो जाता है। लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या है? तो दोस्तों लेंस का आवर्धन का व्यंजक फॉर्मूला होता है M इक्वल टू V/U। अगर लेंस का बात करें तो V/U, ध्यान से सुन लीजिए। और पर अगर दर्पण का बात करता तब माइनस खाली लग जाता है, यानी कि M इक्वल टू -V/U ये हो जाता। ओके, तो हम लोग का लेंस बोला है इसलिए V/U, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सवाल है, इनमें से किसका प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो जान लीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? जनरेटर, यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है दोस्तों, वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ये मापता, ये देखता है कि धारा है या नहीं, इसको सूचक है, धारा सूचक है। एमीटर क्या है? धारा को मापता है, कितना धारा बह रहा, क्वांटिटी को मापता है। और गैल्वेनोमीटर मापता है कि धारा बह रहा है या नहीं। पर जनरेटर क्या करता है? ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के कुंडली में धारा की दिशा एक बार परिवर्तित होती है प्रत्येक कितना में? ठीक है, आप लोग जब विद्युत जनित्र पढ़ेंगे दोस्तों, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैंने कहा है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद दोस्तों उसमें धारा दिशा में परिवर्तित हुई। ऐसे जो कुंडली होता है आप लोग देखे होंगे, आयताकार कुंडली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यहाँ पर आगे ब्रूस से आके जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद दोस्तों इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आधे घूर्णन में, यानी कि हाफ रोटेशन, यानी कि ऑप्शन सी परम सत्य उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वां नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। मतलब क्या बोल रहा है कि एक यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को आपको इस बिंदु से इस बिंदु पर ले जाना है, तो उसी को तो बोलते हैं भैया विभवांतर, ठीक है। जब किसी 1 कूलम आवेश को आप लोग इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाते हैं, मतलब धारा बहता है जो भी है, तो इसी को बोलते हैं क्या? विभवांतर बोलते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों पक्षमाभि पेशिया के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग एनसीईआरटी से डिट्टो उठाया गया है सवाल, और काफी महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से देख लीजिए। पक्षमाभि पेशिया, हो सकता है एग्जाम में ये छप भी चुका होगा क्वेश्चन में।
विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो विद्युत जनित्र दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये जो है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देयरफॉर द आंसर इज यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग का सब्जेक्टिव सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन स्रोत ऐसा बढ़ते रहे। और याद रखिए एग्जाम सामने है, पढ़िए अच्छे से, तभी अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि ये चंद दिनों का सवाल है। ठीक है, फिर तो धमाल है। देखिए क्या है, वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है? किरण आरेख के द्वारा समझाएं। मतलब अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि वस्तु के आकार का ही जो है प्रतिबिंब बन जाए। तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र के सामने रखा जाता है दोस्तों, तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समान आकार का तो प्राप्त होता है, पर यहाँ पर उल्टा भी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किरण आरेख द्वारा। तो किरण आरेख दोस्तों एनसीईआरटी में आप लोग का बनाया हुआ है। जस्ट ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे करके एक रेखा दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये एक रेखा है, उसके यहाँ पर किरण रख दिए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए हैं, यहाँ से जाएगा टकरा के इधर आएगा, और फिर यहाँ से एक रेखा जाएगा जो कि टकरा, यहाँ से एक किरण जाएगा जो कि टकरा के इधर आ जाएगा। बस इसको बना दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, भले उल्टा बन रहा है पर उसी साइज का यहाँ पर बन रहा है। आप लोग देख सकते हो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो इस किरण आरेख को दर्शा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो देखिए, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सभी किरणों को परावर्तित करके एक जगह पर केंद्रित कर देते। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग गाड़ी का हेडलाइट देखे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो होता है ना, यहाँ पर अवतल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि जितना लाइट जो है उसको एक जगह पर सड़क पर क्या कर देती है? केंद्रित कर देती है। अब मान लीजिए सड़क पर लाइट को छितरा देगा, ऐसे करके इधर इधर छितरा देगा, तो क्लियर नहीं दिखेगा। हमको मेन सड़क है, तो सड़क पर ही हमको दिखाना पड़ेगा लाइट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि सारा लाइट एक जगह पर केंद्रित हो जाए और सड़क पर कुछ भी चल रहा है तो हमको क्लियरली दिख जाए, ताकि हम एक्सीडेंट करने से बचे, किसी को मारने से बचे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक डायोप्टर है। किस प्रकार के लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो देख लीजिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है दोस्तों। उस भौतिक राशि का नाम क्या है? डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बस इतना सा सवाल, इतना सा जवाब। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं? आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो स्थिरांक होता है, यानी कि sin i बटे sin r इक्वल टू स्थिरांक। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जो दो नियम बताए काफी इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम, दोनों नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष, जो कि लघु उत्तर में हम लोग आ गए हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस लेंस के द्वारा सुधारा जाता है और किरण आरेख की सहायता से आप लोग को समझाना है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख पाता है पर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आप ही अगर निकट रखी वस्तुओं को देख रहे हो पर दूर में जो वस्तु है उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसे दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, और एक किरण आरेख के द्वारा बोला इसे दर्शाइए कैसा कैसा है कैसा नहीं। तो ये देखिए, ये जो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, इसका जो दोस्तों बन रहा है प्रतिबिंब यहीं पर सामने बन जा रहा है, जबकि यहाँ पर जाना चाहिए यहीं तक, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है। तो क्या करते हैं हम, इसके आगे एक अवतल लेंस लगा दे, यहाँ देख सकते हो ये अवतल लेंस लगाई गया है। अब जहाँ पर सही पर जाके ये बिंदु बन रहा है, मतलब सही जगह इमेज अब बन जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों, इस चित्र को छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चित्र को याद रख लीजिए, एग्जाम में आएगा तो जरूर बना दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, मानव नेत्र के समंजन क्षमता की व्याख्या कीजिए। सामान्य मानव आंख की दृष्टि सीमा क्या है? तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है उसे समंजन क्षमता। ठीक है, ये वाला समंजन क्षमता। तो क्या बोला, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। और मानव आंख की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, जो कम से कम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी क्या है, अनंत। मतलब आपको किसी वस्तु को देखने के लिए मिनिमम दूरी कितना है, 25, और अंतिम दूरी कहाँ है, अनंत तक। आप लोग दूर बिंदु है अनंत, तो अनंत तक आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसलिए तो तारे चांद हम लोग को दिखाई देते हैं ना, ठीक है, चांद तारे।
तो सामान्य मानव की दृष्टि सीमा अनंत मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो इसका 2 मैंने डिफिनेशन दिया है, कोई एक आप लिखिएगा कि वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है उसे विभवांतर कहता है। जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया आप लोग को कि जब किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो इसमें जितना कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभवांतर यानी कि वोल्टेज। ठीक है, और क्या और एक डिफिनेशन है कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज में डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर बोलेंगे। आप लोग को जो सही लगे वो एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन हाँ दोनों मत लिख दीजिएगा, या तो आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, कोई एक नंबर भी काटने वाला नहीं होगा। और अगला सवाल है हम लोग का, इसका ऐसा मतलब सभी लोग जानते हैं, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से नोट करते हैं। और इसे किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो दोस्तों वोल्ट मीटर की सहायता से इसको मापा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी बताएं आप लोग को। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो देख लीजिए, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गए कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब मान लीजिए लेंस में कोई किरण आ रहा है, उसको कितना वो मोड़ पाता है, ये जो क्षमता है लेंस का, उसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P = 1/f, यानी कि फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगा, फोकस दूरी घटाएंगे तो क्षमता बढ़ जाएगा। गेट इट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर है, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसे किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो देख लीजिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जो चार्ज Q जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम Q/T होता है, विद्युत आवेश प्रवाह की दर, कितना टाइम में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग आमीटर से माप सकते हैं। अब आगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? उस नियम का नाम लिखिए जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक, जो अन्य चालक है उसमें अगर विद्युत धारा प्रेरित हो जाए तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के आधार पर हम लोग इस प्रेरित धारा की दिशा को बता सकते हैं। ठीक, अगला सवाल बी नंबर है कि एक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, विद्युत जनित्र जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करती है, तो उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। और प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपना दिशा बदलता है, डायरेक्शन बदलता रहता है। इसके विपरीत दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी को चार्ज किया जा सकता है पर दिष्ट धारा में बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो? ठीक, अगला सवाल है, ओम का नियम लिखे, चालक और कुचालक के दो उदाहरण देना है। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में बताया था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भी आई, जितना भी आई कर लीजिए, एग्जाम करना है कर लीजिए, एग्जाम में ये सवाल छप चुका है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप लोग लिख सकते हो, एक लाइन लिखोगे तो। और चालक का दो उदाहरण है लोहा तथा कॉपर, और कुचालक का दो उदाहरण है, कुचालक लिख दीजिएगा, दो उदाहरण है प्लास्टिक तथा फाइबर। ठीक, चालक मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, और कुचालक मतलब दोस्तों होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। और हम लोग का अंतिम सवाल है दोस्तों, पार्श्वक्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 प्रतिरोधक वाला जो मॉडल पेपर में आया था उसको बता चुका था, उसी के आधार पर 2 प्रतिरोध को बना दिया। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 2 प्रतिरोध मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है जिसमें धारा I1 और I2 जा रही है, और इसमें वोल्टेज यानी कि विभवांतर है परिपथ का V। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 पार्श्वक्रम में जुड़े हैं जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा I1 तथा I2 है। परिपथ का कुल विभवांतर क्या है, V है। और देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR हो जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। अब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 इक्वल हो जाएगा V/R2।
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, i इक्वल टू i1 प्लस i2। देखिए आप जितना लीजिएगा उतना लिखिएगा, 3 लिखिएगा तो i1 प्लस i2 प्लस i3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा तो 4 को लिखिएगा, अब यहाँ पर 2 है इसलिए हम 2 को लिख रहे हैं, i1 प्लस i2। अब i इक्वल टू होता है v बटे आर, i1 इक्वल टू v बटे r1, i2 इक्वल टू v बटे r2। वैल्यू बैठा दिया हम, दोनों में v भी है दोस्तों, v यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो v से v कट जाएगा, बचा है क्या 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जो कि हम लोग का प्रूफ हो गया। तो यही था दोस्तों आप लोग का फिजिक्स का यहाँ पर क्लास 10th का जो भौतिक शास्त्र है उसका मंथली असेसमेंट, जो आप लोग स्कूल में जो अभी जमा लेगा उसके लिए तो है ही, आप लोग वहां भी जमा कर सकते हो, पर ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से भी सवाल बनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, जितने सबको दोस्त है शेयर करना नहीं बोले, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का बहुत भला कर सकता है। तो बस जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो देख पाओ जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।